हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो चीज़ें हैं वो अब ज़्यादा गर्म हो चुकी हैं और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने सिटीजन्स को यूक्रेन से हटाना चालू कर दिया। अमेरिका ने अपनी एम्बेसी को ही शिफ्ट कर दिया और अब उसको कीव से हटाकर रशिया से दूर किया जा चुका है। सेम पैटर्न बाकी कंट्रियों के साथ भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इंडिया ने भी अपने सिटीजन्स को आगाह किया है और रिकमेंडेड ये है कि अगर वो यूक्रेन को छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर। तो यूएस ने अपने CIA के स्टेशन को भी चेंज किया है और अब वो कीव से हटाकर पोलैंड के बॉर्डर के पास जा चुका है। साथ ही साथ अमेरिका द्वारा जो वेपन्स हैं उनको भी कंटिन्यूसली सप्लाई किया जाएगा यूक्रेन को। साथ में ये बात भी क्लैरिफाई करी जा रही है कि जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं वो यूक्रेन की साइड से नहीं लड़ेंगे। तो रशिया के करीबन 1 लाख के आसपास जो ट्रूप्स हैं वो यूक्रेन बॉर्डर पर खड़े हैं और माना ऐसा जा रहा है कि बस अब समय की बात है, इन्वेजन कभी भी हो सकता है। तो यूक्रेन ने काफ़ी भारी मात्रा में अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो है वो रिसीव करी। बाकी और स्मॉल आर्म सपोर्ट जो है वो भी नेटो कंट्रीज द्वारा दिया जा रहा है यूक्रेन को। साथ ही साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने ये भी कहा है कि इंटरनेशनल स्टेज पर रशिया को अलग थलग कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से रशिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। वॉर में तो उनका नुकसान होगा ही, साथ ही साथ जो सैंक्शंस लगेंगे उनसे भी उनका काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। तो अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेड करता है तो डेफिनेटली वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। उनको बेनिफिट होगा उन रीजन्स में जहां पर प्रो रशियन पॉपुलेशन है, क्योंकि यूक्रेन एक काफ़ी बड़ी कंट्री है और बंदूक के दम पर आप उन्हें अपने ऑर्डर्स फॉलो नहीं करवा सकते, क्योंकि रशिया के लिए इस सिचुएशन को सस्टेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी इकॉनमी पहले से ही बहुत अच्छा नहीं कर रही है। दूसरी चीज, सैंक्शंस लगने के बाद आपकी खुद की कंट्री को सस्टेन करने में परेशानी होगी, तो इतने बड़े लैंड मास को होल्ड कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन इनको बेनिफिट मिल सकता है जहां पर प्रो रशियन पॉपुलेशन है, जो कि अराउंड 20 to 30% है पूरे यूक्रेन का। और ये बात यहाँ पर हम क्लियर कर दें कि एक रफ एस्टिमेट है। मैप में आप देख सकते हैं कि कितनी पॉपुलेशन रशियन एथनिसिटी की है या फिर रशिया से उनका लगाव या जुड़ाव है। तो 3 जगह क्राइमिया, डोनेट्स्क और लुगांस्क पहले ही यूक्रेन लूज कर चुका है रशिया से। बाकी जहां पर हल्का ऑरेंज कलर आपको नजर आ रहा है ये भी खतरे के निशान के पास है। तो इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अपने स्पॉन्सर का एक छोटा सा मैसेज देख लेते हैं। तो अनअकैडमी का जो अनलॉक 20 ऑफर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये फरवरी 19 तक वैलिड होगा। इसमें आप अगर हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं जो कि मैट्रिक्स 10 है, तो इसमें आपको सीधे सीधे 20% ऑफ मिल जाएगा, चाहे आप कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें। कंपलसरी नहीं है कि वो डिफेंस फील्ड का हो, वो किसी भी फील्ड का हो सकता है। साथ ही साथ जो NDA का प्रैक्टिस बैच है सुपर 30 के नाम से, वो स्टार्ट हो रहा है 18 फरवरी से और 31 मार्च तक चलेगा। अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, 20% ऑफ मिल जाएगा आपको सब्सक्रिप्शन में। बाकी मिशन CDS OTA और मिशन CDS IMA 16 फरवरी से चालू है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये 45 डे का बैच कोर्स है। अगेन यहाँ पर आपको 20% ऑफ मिल जाएगा हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स 10 यूज करने पर। फाइनली अगर आप एयरमैन की तैयारी कर रहे हैं तो वाई ग्रुप का जो बैच कोर्स है वो भी चल रहा है 16 फरवरी से और ये 16 अप्रैल तक चलेगा। तो यहाँ पर भी आप अपनी जो तैयारी है उसको पॉलिश कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर आपको बता दें, हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स 10 यूज करने पर 20% ऑफ मिलेगा और ये ऑफर जो वैलिड है इस फरवरी तक। तो अपॉर्चुनिटी का डेफिनेटली आप फायदा उठा सकते हो और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली अच्छा मौका है उस चीज को ब्रशअप करने का, पॉलिश करने का, ताकि आप यहाँ से जो डिजायर्ड एंड रिजल्ट है उसको ला सको। तो आपकी तैयारियों को लेकर बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रोमो से पहले हमने आपको ये मैप दिखाया था और आपको समझाने की कोशिश करी थी कि कहां पर कैसी एथनिसिटी है यूक्रेन में और वो कितनी जगह हैं जो इन्वेजन के बाद पॉसिबली रशिया का पार्ट बन सकती हैं। तो मैप में जो डार्क ऑरेंज है जिसमें क्राइमिया, डोनेट्स्क और लुगांस्क आते हैं, उसको आप यूक्रेन से बाहर ही मानिए। पहले से ही जो यूक्रेन की मिलिट्री है वो वहां से कंट्रोल को खो चुकी है और ये लूज किए थे वहां के रेबल्स से। रेबल्स कहे जाते हैं पर माना यह जाता है कि वो रशियन मिलिट्री पर्सनल थे जो कि सिविल यूनिफॉर्म में लड़ रहे थे। तो एक तरीके से रशिया ने यहाँ पर डबल गेम खेला है। अपनी मिलिट्री को इनडायरेक्टली उन्होंने यहाँ पर यूज किया और क्राइमिया, लुगांस्क और डोनेट्स्क को यूक्रेन से अलग कर दिया। अब बाकी जगहें जो आपको थोड़े से हल्के ऑरेंज में दिख रही हैं उनके भी यूक्रेन से अलग होने के चांसेस नजर आ रहे हैं अगर इन्वेजन होता है। बाकी जो आपको लाइट कलर का एरिया दिख रहा है यहाँ पर प्रो यूक्रेनियन पॉपुलेशन है
और ऐसा लगता है कि यहाँ तक रशिया इन्वेड नहीं करेगा। इसके पीछे का जो रीजन है वो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर आपके पास लोकल सपोर्ट नहीं है तो आप इतने लार्ज एरिया को सस्टेन नहीं कर सकते अगर आपकी इकोनॉमी रशिया जैसी है और गिरने वाली है। आई होप यहाँ पर चीजें क्लियर हों, तो इनको हम साइड करते हैं और अब हम रशियन साइड की बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनका मोटिव क्या है। तो अगर आपने हमारा वो वीडियो देखा हो जहां पर हमने कॉन्फ्लिक्ट की जड़ को बताया था, उसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे रशिया जो है वो सस्टेन करने के लिए भी यूक्रेन पर डिपेंडेंट है अपने पास्ट की वजह से, यानी कि सोवियत यूनियन की वजह से। तो अगर यूक्रेन खुद के इंटरेस्ट के लिए वेस्ट की तरफ जाता है तो ये रशिया की नेशनल सिक्योरिटी और उनकी इकोनॉमी दोनों के लिए खतरनाक है। तो चीजें तब तक अच्छी चल रही थी जब तक यूक्रेन में एक पपेट गवर्नमेंट थी जो कि रशिया के इशारों पर काम करती थी, जिसके लास्ट लीडर थे विक्टर यानुकोविच, जिनको 2014 में यूरो मैदान के प्रोटेस्ट के बाद अपनी पोजीशन को छोड़ना पड़ा था। और उसके बाद से ही जो सिचुएशन है वो खराब होना चालू हुई। वीडियो हम लास्ट में अटैच कर देंगे, काफी डिटेल में हमने इस चीज को डिस्कस किया था, आप दोबारा से उसको रेफर कर सकते हैं अगर आपको चीजें याद ना हो। तो 2014 में जब विक्टर यानुकोविच को प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा दिया गया, उसके बाद ही क्राइमिया, डोनेट्स्क और लुगांस्क जो है वो यूक्रेन से अलग हो गए। कहा यह गया कि वहां के जो रेबल्स हैं वो बागी हो गए, पर एक्चुअली वहां पर रशियन मिलिट्री जो है वो सिविल कपड़ों में रेबल बन के लड़ रही थी और उन्होंने यूक्रेनियन मिलिट्री को हराकर इंडिपेंडेंट स्टेट्स का फॉर्मेशन चालू कर दिया, जिसके बाद डोनेट्स्क रिपब्लिक और लुगांस्क रिपब्लिक का फॉर्मेशन हुआ। साथ ही साथ जो ऑटोनोमस रिपब्लिक ऑफ क्राइमिया था वो भी यूक्रेन से अलग हो गया। तो यूक्रेन जो है वो पहली बार इन्वेड नहीं होने जा रहा है, 2014 में ही वो इन्वेड हो चुके हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि रशिया काफी हद तक अपनी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर और इकोनॉमी को लेकर यूक्रेन पर डिपेंड करती है, लेकिन जो मेजॉरिटी यूक्रेनियन पॉपुलेशन है वो वेस्ट की तरफ बढ़ना चाहती है, वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं, साथ ही साथ सिक्योरिटी के लिए नेटो का पार्ट बनना चाहते हैं। तो रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि नेटो हमेशा से रशिया को चैलेंज करता आया है। और इवन व्लादिमीर पुतिन ने अपनी एक स्पीच में ये बात कही कि कल को अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाता है और वो डिसाइड करते हैं क्राइमिया को वापस से लेने के लिए, तो पूरे नेटो को आकर उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, जिस पर रशिया पूरी तरीके से गिर जाएगा। तो ये सिचुएशन जो है वो रशिया के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के बराबर है और रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास और कोई चारा नहीं है यूक्रेन को दबाने के सिवाय। तो यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं अगर इन्वेजन होता है। तो जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेन किया, जितने पार्ट हमने आपको मैप में दिखाए जो कि डार्क ऑरेंज या फिर मीडियम ऑरेंज है, वो रशिया का पार्ट बन सकते हैं, या फिर ये एक मैसेज हो सकता है यूक्रेन के लिए कि अगर आप पर अटैक होगा तो कोई वेस्टर्न कंट्रीज आपको बचाने नहीं आने वाली है, उल्टा सब कोई छोड़कर चला जाएगा जैसा कि हो रहा है। या फिर एक तीसरी चीज हो सकती है कि जो प्रो रशियन रेबल्स हैं वो अपनी साइड से अटैक करें और अपने कंट्रोल एरिया को बढ़ाने की कोशिश करें, जिसके थोड़े बहुत इंडिकेशन भी मिल रहे हैं। जो डोनेट्स्क के रेबल्स हैं वो अपनी ट्रूप मोबिलाइजेशन को अनाउंस कर चुके हैं। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि चीजें यहाँ से कहाँ जाती हैं। बाकी आगे चीजों को बेटर समझने के लिए जो वीडियो हमने बनाया था उसको हम अटैच कर दे रहे हैं। तो आपने न्यूज में कई बार सुना होगा कि रशिया यूक्रेन पर अटैक करके उसे इन्वेड कर सकता है, और ये एक्चुअली काफी बड़ा इशू बन सकता है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि नेटो जो है वो पूरी तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। तो आज हम इस वीडियो के जरिए पहली बात तो कॉन्फ्लिक्ट के सोर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रहा है, जो कि खुद में ही एक काफी वास्ट टॉपिक है। अगर हम पूरी तरीके से डिस्कस करें तो इसमें घंटों लग जाएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा ब्रीफ में बात करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चीजें हम स्टार्ट करें उससे पहले एक नाम याद रखिएगा, विक्टर यानुकोविच। तो विक्टर यानुकोविच प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के 2010 से 2014 तक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मैटर पर और शुरुआत करते हैं क्राइमिया से। तो क्राइमिया एक पेनिनसुला है ब्लैक सी में। अगर आपको पेनिनसुला पता हो तो पेनिनसुला एक लैंडफॉर्म होता है जिसके ज्यादातर बॉर्डर पानी से घिरे होते हैं। तो इसकी दो साइड में ब्लैक सी है, एक साइड में सी ऑफ एजोव है, एक पार्ट जो है वो रशिया के क्रेस्नोडार के पास है, लेकिन जो लार्जेस्ट बॉर्डर है वो आपका यूक्रेन से टच करता है और इसमें मैक्सिमम रशियन एथनिसिटी के लोग जो हैं वो रहते हैं। तो ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सोवियत नेवी की ब्लैक सी फ्लीट थी जो कि अभी रशियन नेवी के पास है। तो जब सोवियत यूनियन था तब यहाँ पर कोई परेशानी नहीं थी। तो सोवियत प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव ने 1954 में ये जो पार्ट है इसे यूक्रेन एसएसआर को ट्रांसफर कर दिया रशियन एसएफएसआर से। तो इंटरनेशनली इसे अभी भी यूक्रेन का ही पार्ट माना जाता है, लेकिन ये रशिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम रशियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं, दूसरी बात इसलिए क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सी फ्लीट है रशियन नेवी की। तो शुरुआत में जब सोवियत यूनियन नया नया टूटा था तो चीजें जो है वो ठीक ठाक चल रही थी
और यूक्रेन जो है वो उस समय रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का पार्ट था। तो यूक्रेन में चीजें ये चल रही थी कि यूक्रेन जो है वो पूरी तरीके से सोवरेन नहीं है, यानी कि वो एक डिपेंडेंट कंट्री है और उसको पूरी तरीके से आजादी नहीं है, क्योंकि पास्ट में रशियन लीडर्स द्वारा ये चीज कही गई थी कि अगर यूक्रेन जो है नेटो का पार्ट बनता है तो वो रशिया की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देगा, जो कि रशिया बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो ये शो करता है कि यूक्रेन जो है वो अपनी मर्जी से अपने पार्टनर चूज नहीं कर सकता। दूसरी चीज, जब सोवियत यूनियन टूटा था तो यूक्रेन के पास अच्छी खासी न्यूक्लियर आर्सेनल थी, जिसको उन्हें गिव अप करना पड़ा था बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑफ सिक्योरिटी एश्योरेंस के अंतर्गत, जो कि 1994 में साइन किया गया था। तो यहाँ पर जो कंट्रीज इन्वॉल्व थी उसमें बेलारूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम थी। तो यहाँ पर एश्योरेंस दिया गया था कि कोई भी यूज ऑफ फोर्स नहीं किया जाएगा किसी कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में। तो इसका सिग्नेटरी रशिया भी था। फिर रशिया ने साइन किया था चार्टर फॉर यूरोपियन सिक्योरिटी, जिसमें यूक्रेन भी एक पार्ट था। इसके अंतर्गत ये बात कही गई थी कि जो भी मेंबर स्टेट है वो अपने हिसाब से अपने पार्टनर चूज कर सकते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के लिए हो, चाहे वो ट्रेड के लिए हो, और उनको इसमें पूरी फ्रीडम है। तो ब्लैक सी फ्लीट के मुद्दे पर भी यूक्रेन ने काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो हैं वो रशिया को लीज पर दिए, जिसकी वजह से रशियन नेवी और यूक्रेनियन नेवी दोनों साथ में ऑपरेट कर सकती थी। तो क्राइमिया में अच्छी खासी जो रशियन प्रेजेंस है वो शुरुआत से ही चलती आ रही है, ये चीज यहाँ से क्लियर होती है। तो समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, यूक्रेन ने साइन दिए अपने इंडिपेंडेंट होने के। फिर और भी मैटर्स को लेकर जो डिस्प्यूट्स हैं वो सामने निकल कर आने लगे। इसमें इंक्लूडेड था गैस पाइपलाइन का इशू, जिसको चैलेंज कर रहा था गुआम ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो गुआम कंट्रीज में जॉर्जिया, यूक्रेन, अजरबैजान और मोल्डोवा थी। तो रशिया को ये जो पार्टनरशिप है वो एज अ थ्रेट नजर आ रही थी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। तो क्योंकि रशिया काफी हद तक यूक्रेन पर डिपेंडेंट था अपनी सिक्योरिटी और इकोनॉमी को लेकर सोवियत यूनियन की वजह से, तो उनके लिए यूक्रेन का इंडिपेंडेंट होना और एनिमी कंट्रीज के साथ मिलना बहुत बड़ा थ्रेट था रशिया की सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिए। तो रशिया के लिए चीजें तभी सही रहती हैं अगर यूक्रेन में एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि रशिया का फेवर करे। तो अब यहाँ पर आते हैं जिनके बारे में शुरुआत में हमने बात करी थी, विक्टर यानुकोविच। तो विक्टर यानुकोविच को लेकर यूक्रेन में बात ये चलती है कि ये हाईली करप्ट आदमी है, रशियन स्टूज है, अच्छा खासा पैसा जो है रशियन गवर्नमेंट ने इनको खिलाया है उनको फेवर करने के लिए। तो इनको लेकर 2 बार काफी बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन में बड़े बदलाव आए हैं। पहली बार हुआ था 2004 में, जिसे ऑरेंज रिवॉल्यूशन कहा जाता था। तो ये जो ऑरेंज रिवॉल्यूशन है ये कुछ 3-4 महीने चला था और ये हुआ था 2004 के यूक्रेनियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान। तो उस समय भी ये बात चली थी कि उस टाइम के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें काफी करप्शन हुआ था और जो रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से री इलेक्शन कराना पड़ा था। इस प्रोटेस्ट की वजह से उनके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर और री इलेक्शन में ये साहब हार गए थे। लेकिन ये साहब 2010 में जीत गए थे और उसके बाद इन्होंने रशिया को काफी ज्यादा फेवर किया। इवन जो ब्लैक सी फ्लीट थी उसमें जो लीज पर दिए गए थे पोर्ट्स, उसका भी ड्यूरेशन इन्होंने बढ़ाया और कोशिश करी अपने एक्शन से यूरोपियन यूनियन से थोड़ा दूर होने की। तो लोगों के सर से पानी तब ऊपर निकल गया जब यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था उससे इन्होंने दूरी बनाई और रशिया के ज्यादा क्लोज चले गए। उसको लेकर फिर नए प्रोटेस्ट चालू हुए नवंबर 2013 में। तो ये काफी वॉयलेंट प्रोटेस्ट रहा था, टीवी पे लोगों ने कवरेज देखी होंगी। इसको यूरोमेडन के नाम से जाना गया और वहां से अब तक जो अनरेस्ट है यूक्रेन में वो चल रहा है। फिर इनको 2014 में प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा दिया गया और ये भागकर रशिया चले गए और उसी दौरान रशियन मिलिट्री द्वारा रिटर्निंग ऑफ क्रीमिया नाम से ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें उनको लोकल सपोर्ट मिला क्योंकि क्राइमिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो रशियन एथनिसिटी की है। तो यहाँ पर रशियन सोल्जर्स जो हैं बिना यूनिफॉर्म के सिविल ड्रेस में अंदर गए और उन्होंने सारे ऑपरेशंस चलाए। उसके बाद मार्च में रशिया द्वारा एक रेजोल्यूशन को पास किया गया जिसमें यूक्रेन के अगेंस्ट में मिलिट्री जो है यूज करी जा सकती थी। तो मिलिट्री एक्चुअली पहले से यूज करी जा रही थी रशिया द्वारा पर सिविल कपड़ों में, और 2014 में ही रशिया ने क्राइमिया पर पूरा कंट्रोल जो है वो स्थापित कर लिया। तो यूक्रेन अपने दम पर रशिया से नहीं लड़ सकता। तो यूक्रेन ने क्या किया कि अपने जो टाइज हैं नेटो के साथ उसको बेटर करना चालू किया, नेटो कंट्रीज के साथ एक्सरसाइजेस करी, इवन मिलिट्री ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व हुए। और अभी जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि यूक्रेन को नेटो का पार्ट बनाया जा सकता है। तो रशियन ऑपरेशंस भी यूक्रेन के अगेंस्ट में एग्रेसिव हो रहे हैं। मिलिट्री के थ्रू तो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का जो काम है वो किया ही जा रहा है, साथ में सिविल अनरेस्ट को भी किया जा रहा है, जिसमें रशियन सपोर्टर्स को यूज करते हुए जो
डोनबास का एरिया है वहां पर कॉन्फ्लिक्ट किया गया, जिसमें माना यह जाता है कि एक्चुअली रशियन मिलिट्री ही लड़ रही थी सिविलियंस के रूप में। यूक्रेनियन मिलिट्री को वहां पर डिफीट किया गया और 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाए गए, जिसमें पहला जो है डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और दूसरा जो है वो है लुकान्स्क पीपल्स रिपब्लिक। तो इन्होंने 2014 में ही अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो यूक्रेन से घोषित कर दी। तो यूक्रेन के हिसाब से ये टेम्पररी कॉन्फ्लिक्ट जोन में आता है और फ्यूचर में इसको यूक्रेन का पार्ट दोबारा से बनाया जाएगा। वहीं पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो रशियन सोल्जर्स हैं उन्होंने लड़ाई लड़ी थी एज अ सिविलियन बनकर। तो अभी जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि रशिया मिलिट्री को लेकर इन्वेड कर सकता है यूक्रेन में, पर रशिया 2014 से ही इन्वेड कर चुका है और आपके 3 हिस्से पूरी तरीके से काट चुका है। इवन लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं एंटनी ब्लिंकन, उनके द्वारा ये चीज कही गई है कि रशिया जो है शॉर्ट नोटिस में यूक्रेन को इन्वेड कर सकता है। यहाँ पर नेटो कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट जो है वो पॉसिबिलिटी नजर नहीं आता है, पर जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि डिप्लोमेटिक जो सैंक्शंस हैं वो काफी ज्यादा रशिया पर लगेंगे अगर रशिया द्वारा यूक्रेन को इन्वेड किया जाता है। बेसिकली अगर इससे ज्यादा किया जाता है और नेटो कंट्रीज यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन हो जाएगी। तो इस न्यूज पर नजर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगा। आई होप ब्रीफ में जो बातें हमने डिस्कस करी हो वो क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।